नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों में, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनको पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उनके लिए मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूँ वो चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए सफिशियंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवीजन क्लास ला दूंगा उस विश्वविद्यालय के लिए, डीडीयू के सभी बच्चों के लिए, जिसमें आपके 400-500 क्वेश्चन होंगे। बस उनको आप देख करके चले जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और वो क्वेश्चन जो मैं तैयार करूंगा वो पिछले 3-4 वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन से उनके आधार पर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं के आधार पर मैं मैराथन क्लास आपका बनाऊंगा, तो परेशान नहीं होना है। और बाकी सभी विश्वविद्यालय में ही सिलेबस है। जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, ये पढ़ना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था आपका, जिसमें हम चर्चा कर चुके थे असहयोग आंदोलन के बारे में। 1922 में चला जो, उसके बारे में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड से बेसिकली शुरू होता है वो आंदोलन, वो एक तत्कालिक कारण रहा। लोगों के अंदर एकदम से अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और अंग्रेजों के प्रति एक कहीं ना कहीं पे जो है एक द्रोह की भावना जागने शुरू हो चुकी, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों को इस सरकार के रूप में लोग देखते थे, कोई ज्यादा उतना नहीं था। लेकिन जब भीषण नरसंहार हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कई कारणों से शुरू हुआ, उसके क्या परिणाम निकले सब कुछ इससे पहले वाली वीडियोस में आप देख चुके होंगे। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। चैप्टर संख्या 5, इससे पहले चौथा चैप्टर में हम देख चुके हैं। चैप्टर संख्या 5 में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखेंगे। साविनय, विनय के साथ हम आपकी अवज्ञा करेंगे, यानी अंग्रेज का जो भी कानून आएगा, क्योंकि आप देखते हैं 1919 का कानून आया था, फिर उसके बाद में तमाम सारे कानून वगैरह आते रहे। तो गांधी जी का मानना था, या हमारे जो भारतीय नेता थे वो कहते थे कि साविनय, सा माने होता साथ में, विनय माने विनय के, यानी विनय के साथ। विनय कोई लड़का नहीं है, विनय माने जो विनम्रता होती है वो, विनय के साथ, सा विनय यानी कि विनय के साथ। आ माने नहीं, आ माने क्या होता है बेटा, नहीं। अवज्ञा, अवज्ञा माने क्या होता है, आज्ञा को नहीं माने, अवज्ञा यानी आज्ञा नहीं मानना। अवज्ञा माने क्या होता है, आज्ञा को ना मानना। विनय के साथ आज्ञा को ना मानना, यह आंदोलन चलाया किसने, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला। इसी में नमक कानून को तोड़ा गया, दंडी यात्रा वगैरह आपने सुने होंगे, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। असहयोग आंदोलन जो इससे पहले था उसमें क्या था, असहयोग, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आ माने नहीं, सहयोग माने सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी नीति में किसी भी चीज में हम उनका सहयोग नहीं देंगे, हम अपनी सेना को उनके लिए लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना हो जाती गोरखपुर में, और जब चौरी चौरा कांड हो जाता उसके बाद में चूंकि एक पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, और जो है सारे के सारे सिपाही, 22 सिपाही लगभग में जल करके खाक हो जाते हैं। भीड़ ने एक प्रकार से आक्रोश में आकर के थाने में आग लगा दी। तो गांधी जी को लगा कि आंदोलन ये चल रहा असहयोग आंदोलन, और अहिंसा हमारा जो है शुरुआती एक प्रकार से जो मूल उद्देश्य रहा है। अब ऐसे में अगर हम इस हिंसा का समर्थन करेंगे, जो हिंसा हमारी भीड़ ने करी है, तो ऐसे में आंदोलन को भंग कर दिया जाएगा और आंदोलन को दबा दिया जाएगा। और आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां भी अंग्रेज लोग ला देंगे, यानी हो सकता है गोली चलवा दे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जैसे, या फिर और कोई कारण हो सकता है। तो गांधी जी को कहीं ना कहीं पे ये लग रहा था कि ऐसा कहीं ना हो जाए कि जितना आंदोलन है ये सब एक प्रकार से अभी नष्ट कर दिया जाए, तमाम सारा भीषण नरसंहार कर दिया जाए अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। कोई भी आंदोलन कम से कम 2 सालों तक अगर चलता है तो उस आंदोलन में थोड़ा ढिलाव आ जाता है, यानी वह आंदोलन उतना अच्छा नहीं माना जाता है। आंदोलन होता है क्विक, यानी बहुत जल्दी हो और ज्यादा एक प्रकार से लंबा नहीं खींचना चाहिए। ऐसे में आंदोलनकारी जो होते हैं बहुत शिथिल पड़ जाते हैं जब उनको कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आंदोलन का मतलब है परिणाम निकले, अगर परिणाम ना निकले तो आप उसको रोक दीजिए आंदोलन। उस आंदोलन को रोक करके कोई नई तैयारी करे, कोई नया आंदोलन प्रारंभ करे, एक नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए दिमाग के साथ, नई बुद्धि के साथ। गांधी जी का भी यही मानना था। गांधी जी यह सोच रहे थे कि किस तरीके से हम जनता को अपने बचाएं, और उन्होंने एक प्रकार से आंदोलन को वापस ले लिया। जैसे आंदोलन को गांधी वापस लेते हैं, तुरंत गांधी जी के खिलाफ भी तमाम सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन गांधी दूरदर्शी व्यक्ति थे। गांधी को यह पता था कि अगर आंदोलन वापस नहीं लिया जाता है तो अंग्रेज इस पर इसकी कार्रवाई जरूर करेंगे, और ऐसे में भीषण नरसंहार होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार हो सकता है। गांधी जी को यह आभास हो चुका था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखें गांधी जी हर एक मुद्दे को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ते, क्योंकि गांधी जी गीता को भी पढ़ा करते थे।
बहुत ज्यादा विद्वान आदमी थे गांधी जी। हालांकि उनके विचारों में कभी कभी मतभेद भी देखने को मिलता है, उनके विचार समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। 1942 तक वो पहुंचते तब कहते करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का नारा देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये चीजें, तो सविनय अवज्ञा में क्या है कि हम अवज्ञा मतलब कि आपकी जो भी नीतियां बनेंगी, जो भी नियम कायदे आप बताएंगे, जो भी नियम बनाएंगे हम पर लागू करेंगे, वो सब हम नहीं मानेंगे। जैसे कि नमक कानून बना था, नमक कानून को हम नहीं मानेंगे। नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। और नमक कर को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दंडी यात्रा करी। अभी मैं उसको पूरा विस्तार से समझाऊं किस तरीके से क्या हुआ, तो आपको बहुत बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। पृष्ठभूमि पहले समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए हुआ कुछ ऐसा बेटा कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बाद स्वतंत्रता संग्राम अस्थायी रूप से शांत हो गया। अस्थायी माने क्या होता है, अस्थायी रूप से आंदोलन शांत नहीं हुआ था, एक अस्थायी यानी कुछ समय के लिए आंदोलन को रोक दिया था गांधी जी ने, ठीक है। अस्थायी रूप से उसको शांत कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के बाद में स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है, अस्थायी रूप से थोड़ा शांत होता है, क्योंकि गांधी जी एक नए आंदोलन के फिराक में थे कि जैसे कोई मुद्दा उठेगा तुरंत एक बढ़िया आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन जो है भारत में आता है। साइमन कमीशन में क्या था कि बिना किसी भारतीय सदस्य इसमें मतलब कोई भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था। साइमन जो है साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भारतीय व्यक्ति नहीं था, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे जो है 1927 में लगाए जाते हैं। साइमन को यहाँ से जो है साइमन गो बैक के नारे खूब ज्यादा गूंजते हैं। फिर उसके बाद में तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, ये भी एक कारण रहा इसका, इस आंदोलन का। और उस 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत विद्वान आदमी थे, विदेश में पढ़ करके आए थे, बढ़िया वकील थे। इन्होंने कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज मतलब कि इन्होंने कहा कि भाई पूर्ण स्वराज, अभी तक क्या था, हम बात करते थे ऐसे स्टेट की जिस पर हम आंतरिक मामलों में तो हम शासन करेंगे, लेकिन बाहरी मामलों में अंग्रेज आज भी हमारे जो है मार्गदर्शन करेंगे, बाहरी मुद्दों पर वही लोग हमारा नीति वगैरह डिसाइड करेंगे, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन क्या हुआ कि हम जो है हम क्या कर लिए बेटा, हम इसलिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग शुरू हो गई, यानी कि अब यहाँ से भागो ही। अब कोई मतलब नहीं कि हम डोमिनियन स्टेट हमको दो, कि हम जो है यहाँ पर बस केवल आंतरिक मामले में मुद्दे, सारे मामले हमारे हैं, हमारा देश है, हम यहाँ से छोड़ो। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग यहीं से शुरू होती है। 26 जनवरी की डेट को 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार। इसीलिए जब संविधान बनकर के तैयार होता है तो 24 नवंबर को ही बन जाता है 1949 में, लेकिन उसको लागू किया जाता है 26 जनवरी की डेट को। इसी डेट को याद करने के लिए, चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली स्वतंत्रता संग्राम मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन, इसीलिए बेसिकली जो है 26 जनवरी की डेट को याद करने के लिए 26 जनवरी की डेट को संविधान लागू किया गया पूर्ण रूप से। गांधी जी को 1930 में आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया और इसलिए गांधी जी जो है आंदोलन करना शुरू होते, चूंकि ये कई सारी पृष्ठभूमि हो गई चुकी थी। अब यहाँ से चूंकि पूर्ण स्वराज की जो है लक्ष्य घोषित करके एक आंदोलन चलाना था और गांधी जी को इसका नेतृत्व दिया गया, ठीक है। ये आप नेता बनिए, क्योंकि गांधी का आंदोलन देख चुके थे इससे पहले सब लोग, तो गांधी जी पर विश्वास था कि गांधी जी अगर रहेंगे तो पूरा जो है देश उनके साथ रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कैसी होती है, देखिए 2 मार्च का समय 1930 गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड, उस समय लॉर्ड इरविन जो था वायसराय था। वायसराय कौन था बेटा, लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन का समझौता होता है और समझौता में 11 मांगे जो है रखी जाती है, जैसे कि नमक कानून की समाप्ति, नमक पर का जो टैक्स लगाया गया उसको खत्म किया जाए, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया जाए, शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। यहीं पर मामला हो जाता है राजनीतिक बंदियों की रिहाई, क्योंकि क्या होता है बेटा, आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। आंदोलन इतने चरम पर था, सविनय अवज्ञा मतलब उस समय आंदोलन चल रहा था कि भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी गांधी जी भाग नहीं लेने वाले थे, ठीक है। लेकिन जिन्ना, बी.आर. अम्बेडकर जी, ये सब जो है वहां पर थे। जिन्ना मुस्लिम देश की मांग कर रहे थे, बी.आर. अम्बेडकर जो है दलितों के अधिकारों की मांग कर रहे थे। ऐसे ही तमाम लोग जो है वहां पर जाते थे। लेकिन चूंकि गोलमेज सम्मेलन जो था वो इंग्लैंड में हो रहा था। इंग्लैंड में एक्चुअली में गोलमेज का मतलब जानते क्या होता है, गोलमेज होती थी, ठीक है। गोलमेज मतलब क्या होता है, गोलमेज, गोलमेज इसलिए रखी गई थी ताकि जो है जब भी कोई व्यक्ति यहां पर बैठे, उस पर बैठने के बाद में चारों तरफ से कुर्सी लगी रहेगी, हर व्यक्ति ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, सबको समान अधिकार से सब सभी को देख सकते हैं गोलमेज समझौते में।
लेकिन लंबी जब मेज होती है तो उस पर बैठने में क्या होता है, एक जो मुखिया होता है सीधे बैठता है, तो उसको पता चलता है कि भाई ये मुखिया है, ये लीडर है, बड़ा है, वहां समानता खत्म हो जाती है। ये चीज अंग्रेजों ने ध्यान दी कि वहां पर गोल मेज सम्मेलन रखा कि सभी लोग बराबर हैं, वहीं पर सबको बुलाया गया, बैठाया गया। जब बी आर अम्बेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, और ये क्या नाम है, बी आर अम्बेडकर जी तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, बी आर अम्बेडकर और जिन्ना और तमाम नेता वगैरह सब थे गोलमेज सम्मेलन में प्रथम में। द्वितीय में क्या हुआ कि भाई गांधी, चूंकि जब वहां पर गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, सरकारें सोच रही थी वहां की किस तरीके से आंदोलन को दबाया जाए, किस तरीके से बैठाया जाए गांधी को। तो जब यहाँ पर आंदोलन हुआ तब ये लोग कहे कि हम भाई प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के प्रतिनिधि बी आर अम्बेडकर जी और ये जिन्ना दोनों प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत का, कि हम भारत की तरफ से आए हैं। तो कहा जब आप भारत की तरफ से आए तो फिर वहां पर आंदोलन कैसे चल रहा है, भारत में आंदोलन कैसे चल रहा है, पूरे जनता एकदम सड़कों पर उतरी हुई है, आंदोलन अपने चरम पर है, एकदम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। 1931 का समय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता यह बेटा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाने के लिए लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय है भारत का, इसको 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 बोला जाता है कि जाओ तुम, और जाओ तुम गांधी को मना करके लाओ, क्योंकि गांधी अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ संभव नहीं हो पाएगा, ये समझौता वैसे ही रह जाएगा, कोई गोलमेज सम्मेलन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह बचेगा अगर गांधी नहीं रहेंगे। बिना गांधी के भारत में किसी की चलने वाली नहीं, अगर गांधी कहेंगे तभी कुछ होगा, और बाकी कोई कुछ कहेगा तो कुछ, क्योंकि जनता गांधी की तरफ थी, गांधी को बहुत पसंद करती जनता। और उस समय आप देखते हैं राजगुरु सुखदेव इन सभी के जो है विवाद था, फांसी वगैरह और जो मुद्दा था फांसी वाला, वो इसी समय का मुद्दा है। यहाँ पर क्या होता है, जब ये आता है वायसराय मतलब कि लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में समझौता होता है, इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। 1930 में 2 मार्च की डेट को गांधी इरविन समझौता जब होता है, इसमें होता यह है बेटा गांधी जी को मनाने के लिए, इसमें कहा जाता है कि तमाम सारे चीजें सूत्रीय मांग जो है रखी जाती है। वैसे मांग रखी जाती, पहले मांगी गांधी जी ने रखी, लेकिन उस मांगों को पूरा नहीं किया गया, मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। अब जब गांधी जी की मांग को, 13 मांगे गांधी जी ने तमाम रखी थी, मांग को स्वीकार कर दिया गया, तो फिर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को आंदोलन की शुरुआत कर दी। चूंकि जब मतलब कि गांधी इरविन से पहले गांधी जी ने कहा था कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन इरविन नहीं पूरी करता है, तो फिर गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते 12 मार्च की डेट को। और जब आंदोलन अपने उफान पर होता है तो वहां पर, तो फिर वहां से भेजा जाता है, इरविन पर दबाव पड़ता है इंटरनेशनल कि तुम जो है गांधी को मनाओ। तो गांधी को मनाने के लिए फिर इरविन आता है और तमाम कहता है कि हम आपकी मांगी को स्वीकार करते हैं, आपकी मांग को स्वीकार करेंगे। फिर वो आता है, मांग को स्वीकार करने के लिए कहता है, तब आंदोलन को जो है एक प्रकार से रोका जाता है कुछ क्षण के लिए। और फिर जब गांधी जी वहां पर जाते तो फिर गांधी जी की बातें वहां पर सही तरीके से नहीं होती हैं, या उसका कोई उद्देश्य नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला गोलमेज सम्मेलन का। फिर गांधी जी आकर के असहयोग आंदोलन फिर शुरू, मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू कर देते हैं। और इसी बीच में होता यह है कि फांसी हो जाती है सुखदेव, राजगुरु, इन सभी को। अब इसमें होता क्या है कि यहीं पर गांधी जी की थोड़ा सा, यहीं पर थोड़ा सा इनका जो है आलोचनात्मक पक्ष हो जाता है गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर एक प्रकार से खुल करके नहीं कहा कि राजगुरु और सुखदेव इन सभी की फांसी नहीं होनी चाहिए। और गांधी जी को इस समय कहना चाहिए था कि जो है हमारे देश के जो नौजवान हैं, जिन्होंने हमारे देश की क्रांति के लिए तमाम बिगुल बजाया है, बहुत ज्यादा एक प्रकार से काम किया है, आजाद जो है ये इनकी, आप उनके लिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर दिया गया, केवल राजनीतिक कैदियों की छोड़ने की बात करी गई, वहां पर जो है उनको फांसी दे दी गई। और ये जनता के अंदर यही एक प्रकार से जो ज्वाला थी वो भभक उठी, गांधी के खिलाफ बहुत ज्यादा जनता हो जाती इसी मुद्दे से। और गांधी जी का यही लो फॉल्ट होता है, बाकी गांधी का करियर बिल्कुल साफ सुथरा है। ठीक है, जब मांगे अस्वीकार कर दी जाती है तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। समय आता है डंडी मार्च का। डंडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक की यात्रा। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, वहीं पर गांधी जी थे, वहां से लेकर के डंडी गुजरात के समुद्र तट तक जो है 24 दिनों की पैदल यात्रा करना शुरू कर दिया, नमक कानून को तोड़ने के लिए। कुल दूरी थी इसकी 240 मील के आसपास, लगभग 385 किलोमीटर। गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही साथ में चले थे, गांधी जी स्वयं थे, यानी कुल मिलाकर के कितने थे, 79 लोग थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर जाकर के नमक बनाया और नमक बना करके कानून को तोड़ा, नमक कानून का उल्लंघन किया, जो अंग्रेजों का जो नीति थी उसका जो है विरोध किया। यह आंदोलन प्रतीकात्मक प्रारंभ था किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो एकदम से शुरू हो जाता है। अब चौथा चरण शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के उपाय, यानी क्या क्या किया गया। पहली बात, अंग्रेजी सत्ता के
अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक उल्लंघन किया। अहिंसा माने कि सविनय विनय के साथ हम आपकी नीतियों को नहीं मानेंगे, उसका उल्लंघन किया गया। नमक कानून को तोड़ा गया। विदेशी वस्त्रों और मतलब कि सामान का बहिष्कार कर दिया गया। जितने भी एक प्रकार से कानून, नमक कानून तोड़ा गया। सबसे पहली बात, विदेशी वस्त्र और जितने भी विदेशी सामान थे सबका बहिष्कार हो गया। कर ना देना यानी कि जमीन, राजस्व, चुकाई जाने वाली तमाम प्रकार की पाबंदियां, तमाम प्रकार के टैक्स जो है नहीं दिया जाएगा, ये सब घोषणा होनी शुरू हो गई। शराब की दुकानों का बहिष्कार किया गया। गांव गांव चरखा और खादी का प्रचार प्रसार होने शुरू हो गए। सरकारी नौकरियां, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार हुआ। लोग जो है अंग्रेजों के अंडर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। समानांतर सरकारों का गठन शुरू हो गया। कहीं कहीं पर सरकारें बनाई, सरकारों का गठन शुरू हो गया कि भाई अब इसकी कहना नहीं मानेंगे, ठीक है, दूसरी सरकार आनी चाहिए। इस तरीके तमाम सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ये इसकी चीजें रही। आंदोलन की प्रमुख घटनाएं समझते हैं, क्या क्या घटनाएं रही। सबसे पहली घटना रही इसमें दांडी मार्च की। 1930 में दांडी मार्च हुआ। नमक सत्याग्रह से आंदोलन जो है प्रारंभ होता है। नमक कानून तोड़ करके गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। एक भीषण जो है जनता, मात्र 78 लोगों के साथ गांधी जी यहाँ पर से चले थे, लेकिन उनके पीछे जब वो एक प्रकार से वो चले, उनके पीछे कारवां बनता चला गया। बहुत सारे लोग, पूरी एक विशाल सेना जो है गांधी जी के साथ चलनी शुरू हो जाती है। ये थे गांधी। चल पड़े जिधर जो डगमग, ठीक है, चल पड़े उधर पूरा भारत, मतलब पूरी भारत उन्हीं के पीछे चल रही थी। नमक सत्याग्रह पूरे देश में महिला सहभागिता, खासकर कस्तूरबा जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महिलाओं को भी साथ मिलकर के आंदोलन में कूद पड़ी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने लगी, कपड़े जलाए गए तमाम सारे। कर न देने का अभियान शुरू हुआ। किसानों ने भूमि राजस्व देना बंद कर दिया। जो भूमि का टैक्स सरकार को देते थे वो भी बंद कर दिया गया। ये सब चीजें शुरू हो गई बड़े स्तर पर। अब यहाँ पर एकदम से खलबली मच जाती है अंग्रेजों में। अब होता क्या है बेटा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, क्योंकि किसके लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी को बुलाने के लिए। जब इतने भयानक स्तर पर जो है आंदोलन शुरू हुआ था, पंपा मतलब एकदम से दल पे दल इतने लोग आए थे आंदोलन में कि एकदम से तबाही सी मच जाती है। भाई अंग्रेजों को लगता है कि भाई अब एकदम से इंटरनेशनल दबाव बन जाएगा और अंग्रेज लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अंग्रेजों को बहुत ज्यादा एक प्रकार से इसमें, इस आंदोलन से बहुत ज्यादा एक प्रकार से डर सा महसूस होता है। इरविन को डांट पड़ती है कि भाई जाओ गांधी को समझाओ पहले। तो ये एक प्रकार से आता है और समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच में कि आंदोलन आप बंद कर दीजिए, हम आपकी मांगे स्वीकार करते हैं। अब मांगों में क्या था, वही जो है राजगुरु भगत सिंह का एक प्रकार से जो फांसी की सजा थी, वही अगर सही हो जाता तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही। सत्याग्रहियों की रिहाई की मांग हुई। नमक कानून उल्लंघन जो है आंशिक रूप से मान्य किया गया, यानी कुछ टैक्स लगाया जाएगा, ज्यादा नहीं। बदले में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जो है गांधी जी चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई जो है निर्णय नहीं निकला या कोई उसका मतलब नहीं निकला। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी ने इसमें भाग लिया लेकिन असफल रहे। वापसी पर आंदोलन पुनः शुरू कर दिया, यानी कि जब वापस आते हैं फिर से आंदोलन शुरू कर देते, क्योंकि भारत में क्या था, भारत में फांसी हो चुकी थी और इसके बाद में जो है तमाम चीजें हो चुकी थी, जनता एकदम आक्रोश में थी। फिर से आंदोलन शुरू हो जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौट करके आते मतलब जो है भारत में, तब फिर से आंदोलन शुरू कर देते गांधी जी। सरकारी दमन, लाखों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। स्वयं गांधी जी, नेहरू, पटेल आदि कई नेता जेल में डाल दिए गए इस आंदोलन में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कई कारण थे क्यों ये हुआ। सबसे पहला कारण था साइमन कमीशन का विरोध। 1927 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल सिचुएशन की समीक्षा हेतु, यानी कि भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी है उसकी समीक्षा के लिए एक जो है कमीशन गठित किया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्योंकि साइमन इसका अध्यक्ष था, इसी वजह से इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, क्योंकि भारतीय राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पता करना और भारत का कोई सदस्य इसमें नहीं है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसीलिए जनता आक्रोश में आ गई। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो चुके। इससे असंतोष और बढ़ चुका था। जनता एकदम से जो है उफान पर थी, आंदोलन के लिए एकदम से पक्ष में थी। दूसरा कारण, नेहरू रिपोर्ट और डोमिनियन स्टेटस अस्वीकार कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट में एक प्रकार से क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट ये आई थी, कौन सी नेहरू रिपोर्ट है ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी की अगर बात की जाए बेटा, मोतीलाल नेहरू जी की अगर बात की जाए बाबू, तो मोतीलाल नेहरू जी जो थे बड़े धनी आदमी थे, वो भी अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, कांग्रेस के नेता थे। ठीक है,
मोतीलाल नेहरू जी ने जो है रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसी का रिपोर्ट का नाम है नेहरू रिपोर्ट। उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग करी गई थी। डोमिनियन माने स्टेट माने होता है, डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिस पर शासन जो है आंतरिक तौर पर हम लोग करेंगे और जो है बाहरी तौर पर आप यानी अंग्रेज लोग हमको देखेंगे, बाकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आप मत करिए, ठीक है। इसकी मांग करी गई। नेहरू रिपोर्ट में स्वशासन की मांग की गई, लेकिन स्वशासन माने यही डोमिनियन स्टेटस। अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया, कोई रिपोर्ट का कोई जवाब ही नहीं आया। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और 1930 में आप देखते हैं पूर्ण स्वराज की मतलब पहला स्वतंत्रता दिवस मतलब बनाया गया नेहरू इनके यानी कि इनके पुत्र के द्वारा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, अब डोमिनियन स्टेटस की नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शुरू हो जाती है। ये भी एक कारण रहा क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो है खारिज कर दी गई, इससे जनता में आक्रोश आ गया। 1930 में नमक कानून, क्योंकि नमक पर कर लगाना जो है शुरू कर दिया गया, गरीब जनता के लिए बड़ा बोझ हो गया, क्योंकि नमक बनाने पर कानून अभी तक नहीं था या कम कानून था, कम टैक्स था, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। गांधी ने इस अन्यायपूर्ण कार्य का विरोध किया, मतलब कर का विरोध किया और इसके लिए नमक सत्याग्रह मार्ग चुना और सत्याग्रह करके नमक कानून को तोड़ा, दंडी यात्रा जो है वो। ये भी एक कारण रहा। चौथा कारण रहा आर्थिक शोषण और जनजीवन की कठिनाइयां, क्योंकि किसानों, मजदूरों और आम जनता पर करों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय उद्योग धंधे जो थे एकदम से ठप पड़ चुके थे और कोई धंधे नहीं चल रहे थे, इसीलिए ये भी एक जो है कारण रहा। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, तो ये सब कारण रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी रही बाबू? घटनाओं की बात की जाए तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दंडी यात्रा प्रारंभ करी। दूसरी घटना 24 दिन की पदयात्रा करी, 240 मील लगभग में चलाई, मतलब कि चला पैदल। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर पहुंचे और नमक जो है बना करके कानून को तोड़ा, ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। जगह जगह पर नमक कानून तोड़ा गया, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो चुका था। महिलाओं, छात्रों और किसानों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। तमाम प्रकार के हजारों नेता कार्यकर्ता जेल में डाल दिए गए इस आंदोलन के बाद में, ठीक है, सबको जेल हो गई। इससे और जनता में आग लग गई और जनता एकदम से ये सब चिंगारी का काम कर रहे थे। तीसरी बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम निकले? राजनीतिक परिणाम, हेडिंग डालिएगा राजनीतिक परिणाम। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनाधार और मजबूत हुआ, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या हुआ कि जो विश्वास अभी तक जनता कांग्रेस संस्था पर नहीं कर पा रही थी, कांग्रेस पार्टी पर, अब वो विश्वास और मजबूती से हो गया। सारी जनता, भारतीय जनता कांग्रेस को अपना प्रतिनिधित्व समझने लगी और अपने जो है अपना सिरताज समझने लगी। जनता को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की नई प्रेरणा और नया मोटिवेशन यहाँ से प्राप्त हुआ। उनको लगा कि कोई संस्था हमारे साथ खड़ी हुई है। अंग्रेजों से समझौते की राह, 1931 में गांधी जी ने और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता होता है। इस समझौते के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंतरराष्ट्रीय महत्व इसका यह रहा कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों की बहादुरी और आंदोलन की गूंज सुनाई दी। पूरे संसार के लोग, पूरी मीडिया जो है जान गई कि भाई यहाँ जो है भारत में आंदोलन चल रहा है, इतने विशाल और अंग्रेजों का विरोध हो रहा है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुख मुद्दा बन गया था। इंटरनेशनल दबाव भी बन रहा था इंग्लैंड पर। अंतिम परिणाम इसका ये हुआ इस आंदोलन का, यद्यपि आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, जिस लक्ष्य की वजह से आंदोलन शुरू किया गया था उस लक्ष्य तक आंदोलन नहीं पहुंचा, लेकिन इसने अंग्रेजों को भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए मजबूर कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। और खास करके 1935 का भारत शासन अधिनियम इसी का परिणाम था। इसके बाद में 1935 में भारत शासन अधिनियम बनकर के आता है, एक नया कानून बनता है, उसके तहत सारी चीजें होती है। उसी कानून से 100 से अधिक अनुच्छेदों को हम अपने भारतीय संविधान में जब हम बनाते हैं शामिल कर लेते हैं। क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि वो एक प्रकार से वो चीजें कुछ अच्छी करी थी उसमें। भारतीय शासन अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम था, अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, तो उसीलिए उसको शामिल करते थे क्योंकि उसमें कुछ चीजें अच्छी थी। आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? देखिए, आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व की अगर बात की जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। साथ ही साथ में गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय नेता का दर्जा मिल चुका था। यह आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नींव बना। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन होना था, इसके लिए एक प्रकार से एक जनाधार पहले से तैयार हो चुका था, एक नींव का काम करने लगा।
जनता में यह विश्वास और गहरा हुआ कि अहिंसा और असहयोग से भी साम्राज्य को हिलाया जा सकता है, और गांधी ने वो करके दिखाया। ठीक है, यहां से कांग्रेस के नेताओं पर और विश्वास जनता का जम जाता है। निष्कर्षतया कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मील का पत्थर था। इसमें नमक जैसे सामान्य विषम विषय ने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया। हालांकि तत्काल स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन यह आंदोलन आजादी की राह में सबसे महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ, और इसको कहीं ना कहीं पे पूरी अंग्रेजी जनता जो है इससे हिल जाती है। आइए हम एमसीक्यू समझते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने आपने समझ लिया क्या है, पूरा मैंने आपको बता दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह था। अब इसके बाद शुरू होगा कौन सा, आपका अगला आंदोलन आएगा जो है भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद में यानी कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं आपका चालू करूंगा संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। ठीक है, संविधान सभा जो पूरी बनी कैसे बनी। संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 या 1930 कब हुई थी? फटाफट से बताने का प्रयास करें। 1930 में हुई, शुरू हो चुकी थी। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ करके 12 मार्च को दंडी यात्रा करी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यही 12 मार्च से शुरू हो चुका था 1930 में। अगला क्वेश्चन आ चुका दूसरा नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के माध्यम से करी थी। ये बात अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। ठीक है, ये जितनी भी क्लास आपकी हो रही है सबका पीडीएफ मिल जाएगा, लाइव क्लास, मॉडल पेपर। वैसे सभी यूनिट्स का पीडीएफ तैयार किया जा रहा है, सभी यूनिट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सभी कुछ मिलेगा आपको। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे हम, स्कैनर। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपके पास जैसे फीस आप जमा करेंगे, फीस जमा करने के बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। लाइव क्लास जो बच्चे नहीं देख पाएंगे उनके लिए वीडियो लेक्चर बाद में, वो वीडियो जब चाहे तब आप देख लें। वीडियोस भी देख लिए हैं तो उसके बाद रिवीजन करने के लिए पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले साल कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका पूरा पेपर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका, चाहे आपकी परीक्षा एमसीक्यूज हो तो एमसीक्यूज टाइप का, लिखित हो तो लिखित टाइप का, सब कुछ आपको मिलेगा। दीनदयाल उपाध्याय और बिहार के तमाम सारे विश्वविद्यालय के लिए एक जो पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट है सेकंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है, तो उसके लिए अलग सेकंड सेमेस्टर वाला आपको बैच, सेकंड सेमेस्टर वाला जो नोट्स है आपको मिल जाएगा वो पॉलिटिकल साइंस का। ऐसे ही जो भी आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी। अधिकतर विश्वविद्यालय का सिलेबस सही है, बस राजस्थान विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और आपके जैसे उत्तराखंड के विश्वविद्यालय में आपका पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट जो है पहले सेमेस्टर में है। पहले यही पहले सेमेस्टर में था, लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति थोड़ा बदल दिया गया। बहरहाल सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक शेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ठीक है, आपका इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा एमजे पैरी बरेली। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय। सारे विश्वविद्यालयों का सिलेबस आपको मिल जाएगा, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी। इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तुरंत एसएमएस कर दीजिए इस नंबर पर। को करिकुलर का भी पूरा 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार हो चुका है, वो सब मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, लिखित क्वेश्चन भी रहेगा, आपका सब कुछ मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दंडी यात्रा से जुड़ा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि दंडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बना करके अंग्रेजों के कानून को तोड़ा, जिससे आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन सबके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कौन सा कानून तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न, दंडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो वो थी कितने, 240 किलोमीटर, 240 मील के आसपास, किलोमीटर मान लीजिए जो भी हो। ठीक है, पैदल यात्रा करी थी। दंडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी?
दंडी यात्रा प्रारंभ हुई थी बेटा कब? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 साथियों के साथ दंडी यात्रा प्रारंभ करी। दंडी यात्रा का समापन कब और कहां पर हुआ था? समापन इसका 6 अप्रैल 1930 को तो दंडी में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। समापन होता 6 अप्रैल को, शुरू कब हुआ था? 12 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। गांधी जी के साथ दंडी यात्रा में कितने साथी थे? 78 साथी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर का प्रश्न आ चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे प्रसिद्ध महिला सत्याग्रही कौन थी? सबसे प्रसिद्ध महिला सत्याग्रही इनमें से कौन थी? उनका नाम था सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी ने हरसाना नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 10वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसे गिरफ्तार कर लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसको गिरफ्तार कर लिया था? पट्टाभी सीतारामैया को, नेहरू जी को और गांधी जी को, सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया था। पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के बहुत बढ़िया चेले, मतलब गांधी जी के बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, गांधी जी से बहुत बैठता था। याद है वो आपको दौर, जब अब एक दौर आएगा कि पट्टाभी सीतारामैया चुनाव लड़ेंगे अध्यक्षी का, कांग्रेस के अध्यक्षी का, किसके खिलाफ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ। बहुत बुरी तरीके से पट्टाभी सीतारामैया को पराजित होना पड़ता है और गांधी जी दुर्भाग्य से इन्हीं के पक्ष में थे। पट्टाभी सीतारामैया जी के पक्ष में कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी की जब मतलब पट्टाभी सीतारामैया जब हारते हैं बहुत बुरी तरीके, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन गांधी के विचारों से वो सहमत नहीं। गांधी कहते हैं कि भाई जिस हमको ऐसे आजादी हमको मिलनी है, आजादी तो भाई हमारा लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए हमको अहिंसा का मार्ग भी अच्छा हम चुनेंगे। नेताजी कहते थे कि आजादी तो हमको चाहिए, यानी कि हमारा लक्ष्य अच्छा है, अब साम दाम दंड भेद सब अपना करके हम आजादी लेंगे, यानी कि मार्ग कैसा भी हो आजादी हमको चाहिए, आजादी हमारी अच्छी है, मार्ग हम बुरा भी अपना सकते हैं। इसी बात को लेकर गांधी और जो है नेताजी के बीच में एक प्रकार से वैचारिक द्वंद्व चलता रहता था। गांधी यह सोचते थे कि देश को आजाद कैसे करवाएं, और नेताजी यहां तक सोचते थे कि देश को आजाद होने के बाद में देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, मनी कैसे आएगा। नेताजी वो बुद्धि के थे, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय। आज लोग नेताजी नेताजी सबको बोलते कि भाई ये नेता है, वो नेता है, फलाने नेताजी, वो नेताजी, लेकिन नेताजी केवल एक है मेरी नजर में, और वो नेता कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाकी कोई नेता नहीं। नेताजी बस केवल कौन है? केवल एक नेता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसलिए उनके नाम के आगे नेता लगा। यहां नहीं, हिटलर तक जाकर के हिटलर से मिलाते हैं, हिटलर से मिलने गए, हिटलर अपने चेलों को भेजा पहले कि जाओ मिल लो उनसे। हिटलर कई मार्क्स रखता था अपना, वही लगा करके पहुंच गए उसके मिलने, उससे कहा, पहले मिला, हाथ आगे बढ़ा दिया। हिटलर से मिलने जब गए ये, तो पहले हाथ आगे बढ़ाया उन्होंने, हिटलर ने, ऐसा कोई गलती है फिर जहां तक मैंने सुना है। तो फिर जैसे हिटलर आता था हाथ मिलाने के लिए उससे, चूंकि भाई जो हिटलर वास्तव में है वो उससे मिलने आप गए हो तो वो हाथ थोड़ी मिलाएगा। गांधी मतलब कि ये जो थे नेताजी, कहे भी भाई आप हिटलर नहीं हो, आप जाओ। 2-3 हिटलर को उन्होंने भेज दिया कि आपसे नहीं मिलना है, हिटलर को भेजिए। जब वास्तविक हिटलर आया उसने हाथ नहीं मिलाया, तो हिटलर ने पूछा कि तुम कौन हो, कितना दिमाग तुम्हारे पास कैसे आया, कैसे जान पाए कि मैं हिटलर नहीं हूं? इसलिए चूंकि आप पहले, मैं अतिथि हूं, मैं आप आए तो सबसे पहले आप इतने बड़े नेता हैं, आप हाथ आगे नहीं बढ़ाते मेरे, क्योंकि मैं मदद मांगने आया हूं, मैं हाथ आगे बढ़ाता हाथ मिलाने के लिए। लेकिन आपके जितने भी चेले आए थे जिनको आपने मास्क पहना के भेजा था, वो एक प्रकार से क्या थे, वो पहले हाथ मिला लिए, इसीलिए मुझे डाउट हो गया। ये बुद्धि भी थी, ये विद्वान थे। तो इस तरीके से पट्टाभी सीतारामैया खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और गांधी जी जब जब हारते हैं पट्टाभी सीतारामैया, तो गांधी जी कहते हैं कि यह मेरी हार, यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। और जब ऐसी बातों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुनते हैं, उनके दिल में एकदम से बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है, और वो कहते हैं कांग्रेस संस्था को ही छोड़ देते हैं, अपनी अध्यक्षी का चुनाव जीते थे, अध्यक्ष के पद पर थे, वो एक प्रकार से रिजाइन दे देते हैं और चले जाते हैं देश छोड़ करके। ये थे नेताजी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर लगा, सभी आंदोलन के दौरान सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेहरू गांधी सभी को गिरफ्तार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता के तहत आंदोलन को स्थगित किया गया था। फिर जब ये
आंदोलन जो है सही तरीके से नहीं, मतलब कि वो ये बातें सही तरीके से नहीं बनी, फिर आंदोलन शुरू हो जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ है? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है गांधी इरविन समझौता वहीं से जुड़ा हुआ 1931 में। 14 नंबर क्वेश्चन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित हुआ था बेटा? 1934 में स्थगित किया गया था। आंदोलन अंततः 1934 में स्थगित कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने अधिक दमन और हिंसा की नीति अपनाना शुरू कर दी थी, लोगों को एक सताना शुरू कर दिया था, इस वजह से इस आंदोलन को भी बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व क्या था? सबसे बड़ा महत्व था कि इसमें किसानों की भागीदारी भी थी, मजदूरों की भागीदारी थी और महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऊपर सभी इसमें भाग लेते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया, जिसमें किसान, मजदूर और महिलाएं भी शामिल हुई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में हो, प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक QR कोड भेजेंगे, इस पर आपको 100 रुपए फीस जमा करने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ मिलेगी। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, चारों 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ वीडियो को बेटा। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने समझा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अब अगला जो आंदोलन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, असहयोग आंदोलन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका ये आंदोलन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, बचेगा फिर भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान फिर मैं शुरू कर दूंगा जल्दी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।